हेलो हेलो। Good morning, everyone. Welcome to the Manu Law classes. Today is 14th of February 2024. You are watching with Naresh Sharma, and it is the daily news session, daily news analysis session. And first of all, we are going to discuss the questions we provided for you in the last session. तो 13th of Feb के जो क्वेश्चंस आपके लिए दिए थे, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कि उन क्वेश्चंस का क्या एक्सप्लेनेशन है। आई होप कि आज से आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे उनके आप आंसर्स दीजिए कमेंट्स में, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइज, ये आपका रिवीजन का एक सेटअप भी बन जाएगा और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, करंट अफेयर्स आपको एक कंटिन्यूटी में मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चंस which we provided in the last session. The first question was, what does the word Panchayatan refer to in the context of cultural history of India? जब हम इंडिया की कल्चरल हिस्ट्री का पार्ट देखते हैं तो उसमें ये पूछ रहा है कि उसमें पंचायतन क्या था। ठीक है, तो देखो, पंचायतन में कोई बिजनेस ग्रुप ये उससे रिलेटेड नहीं है, रिलीजियस सेक्ट से भी रिलेटेड नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी नहीं हुआ करता था ऐसा कोई एज सच, और ये है एक्चुअली में अ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। एंशिएंट हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। आर्ट एंड कल्चर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन की स्टाइल्स थी उनमें से एक स्टाइल थी पंचायतन। सो आइए इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे ये पंचायतन टेम्पल्स बनते थे। दिस इज द स्टाइल ऑफ पंचायतन टेम्पल कंस्ट्रक्शन। तो इसमें इस तरीके का स्टार्ट होता था। देखो, यहां से स्टार्ट हो रहा है, मींस यहाँ थोड़ा छोटा है, मींस इसकी हाइट कम, देन मोर हाइट, देन मोर हाइट, देन मोर एंड द हाईएस्ट। तो ये जो सबसे ऊंचा होता था, ये होता था गर्भगृह। मींस जो मेन देवता या मेन डीटी जो होती थी उसका ये क्या है, ये आपके पास में मेन डाइटी का जो गर्भगृह हुआ करता था, इसी को हम मेन डाइटी का गर्भगृह कहते थे। तो उसमें आप बड़ी आसानी से ये आइडिया लगा सकते हो कि जो मेन डाइटी है वो बैठती है, मींस वो होती है कहाँ, गर्भगृह के अंदर। सो अब आइए हम थोड़ा सा इसमें और भी देख लेते हैं कि ये देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, सब्सिडरी स्टाइल हो गया और आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऊंचा होता चला जाएगा। तो उसके अंदर जब हम एंटर करेंगे दैट इज गर्भगृह। तो ये स्टाइल जो होती थी इसी को हम बोलते थे पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर जो हमने लिया है, ये एग्जाम्पल के लिया है आपके लिए कंदरिया महादेव का टेम्पल। कंदरिया महादेव का टेम्पल एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिया कि क्या, और आप देख लीजिए कि कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पंचायतन डेजिग्नेट्स अ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। इन दिस स्टाइल देयर इज अ मेन श्राइन होती है, उसके आसपास में रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म पर होता है, सराउंडेड बाय 4 सब्सिडरी श्राइन्स होते हैं जो 4 थे, और दिस 5 टेम्पल्स टुगेदर कॉल्ड पंचायतन। तो उन सबके सब पांचों को मिलाकर के हम क्या बोल देते हैं, पंचायतन बोल देते हैं। यहीं से एक वर्ड और निकला था, पंचायत। आप आई थिंक इसको पहले आप इसे कभी जानते होंगे। पंचायत की जब हम बात करते हैं तो आज भी जैसे ग्राम पंचायत, जो कि इंडिया में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो स्टार्ट हुआ था, तो वहां ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट लेकर के हम आए थे। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो कॉन्सेप्ट था वो यहीं से पंच मींस 5
5 का जो कॉन्सेप्ट है, तो कई बार गांव में कहा जाता है पंच देवता, मीन्स 5 देव। तो मीन्स गांव में जब भी कोई ऐसा डिस्प्यूट होता था इंडियन रूरल जो है एरियाज में, तो उसका जो सॉल्यूशन होता था गांव के ही 5 लोग बैठ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे। तो इट वाज काइंड ऑफ जुडिशियल सेटअप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो रॉक पेंटिंग्स की जब हम बात करते हैं कैसी, वो भी प्री हिस्टोरिक। देखो प्री हिस्टोरिक क्या है, हिस्ट्री की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको 2 पार्ट्स में हम देखते हैं। एक पार्ट तो ये होता है जिसके हमको प्रूफ मिलते हैं, मींस जिसके कुछ रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक। और एक पार्ट को होता है जिसमें हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते। ऐसी हिस्ट्री को हम प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं। तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स की जब हम बात करते हैं तो उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। क्या स्टेटमेंट्स हैं? पहला स्टेटमेंट, इट्स एविडेंस कम्स फ्रॉम द केव पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका। व्हेन वी टॉक अबाउट रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया, तो इसके जो हमको प्रूफ मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं हमको भीमबेटका से, ठीक है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स आर्टिस्ट यूज्ड मेनी कलर्स। कैसे? मेनी कलर्स यूज करते थे, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज उस समय पर भी उनके पास में कलर्स की चॉइसेस थी। मींस उसमें देखो कलर जो है व्हाइट भी हुआ करता था, तो हल्का सा रेड ब्राउन कलर भी हुआ करता था, कई जगह पर ग्रीन कलर के भी हमको एविडेंसेस मिले हैं। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ यहां आप देख सकते हो कि रॉक पेंटिंग कैसी हुआ करती थी, ये देखिए आप। तो उस समय पर भी रॉक पेंटिंग का यूज ये बता रहा है कि उस समय देखो, जब हम पेंटिंग्स को देखते हैं उस समय की सोसाइटी की, तो हमें आइडिया लगता है कि उस समय की सोसाइटी में क्या क्या काम होता होगा। देखो अब यहाँ पर ये दिख रहा है हमको कि ये कोई मैन है और ये एनिमल्स को, मींस दोनों का ये जो रस्सी पकड़े हुए है, यहाँ से ये देखो ये रस्सी पकड़े हुए है दोनों की, तो दोनों को आगे बढ़ा रहा है। इट मीन्स यहाँ देखो ये कुछ कोई टूल्स है उसको यूज कर रहा है। इट मीन्स उस समय पर भी लोगों के पास में कुछ टूल्स हुआ करते थे और एनिमल रेयरिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो प्री हिस्टोरिक जो रॉक पेंटिंग्स थी वो सब रॉक्स, केव्स, इन सब जगह पर हमको मिलती हैं। बाकी इन सब का हमारे पास में यहाँ इंस्ट्रक्शन जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ से अगर आप क्वेश्चन जानना चाहें तो देखो क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है कि जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश के अंदर, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो ये थे डॉक्टर V.A. वाकानकर। इन्होंने इसका क्या हुआ था, डिस्कवरी इन्होंने की थी। तो कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। कलर्स की अगर हम बात करें तो देखो कलर यहाँ पर रेड है, ग्रीन है, व्हाइट है, ब्लैक है। सो देयर वर डिफरेंट कलर्स यूज्ड बाय द देन सोसाइटीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो, in India the most famous sites of prehistoric rock paintings include Bhimbetka, Piklihal and Tekkalkota। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रूली करेक्ट, बिकॉज इंडिया में जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स की साइट्स हमारे पास में है, दीज आर भीमबेटका, पिकलीहल एंड टेकलकोटा। ओके, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज पिकलीहल एंड टेकलकोटा आर located in Karnataka state. Yes, this statement is also correct. So both statements are correct. That's why we can select the answer, that is C, both 1 and 2. ये इसका आंसर था। देखो ये देख लीजिए भीमबेटका की जो पेंटिंग है, देखो ऐसी हमको पेंटिंग्स देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली भीमबेटका वाज इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, दैट इज द सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश के अंदर ये भीमबेटका की जो रॉक पेंटिंग्स हमको देखने को मिलती हैं। द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन सेंट्रल इंडिया that spans the Paleolithic and Mesolithic period। मींस पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक दोनों ही पीरियड की जो रॉक पेंटिंग्स है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन क्या था? रिगार्डिंग विरूपाक्ष टेम्पल। कौन सा टेम्पल है ये? विरूपाक्ष टेम्पल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमको देखना है कि इसमें से कुछ स्टेटमेंट्स को देखना है। अब हमें पता करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखो स्टूडेंट्स, whenever you are going to attempt
a question, then always be careful that you are expected to answer correct statement or incorrect statement. तो वहां आपको ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं, डायरेक्ट वर्ड्स होते हैं, उन पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना होता है, अदरवाइज आप जल्दी में बहुत सारे क्वेश्चंस को इनकरेक्ट कर जाएंगे, भले ही वो आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। विरूपाक्ष टेम्पल इज लोकेटेड इन हम्पी कर्नाटका। यस, विरूपाक्ष टेम्पल कर्नाटका के हम्पी वाले रीजन में है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। विरूपाक्ष टेम्पल has been included in UNESCO World Heritage Site. Yes, तो ये किसमें लिस्ट हुआ है? ये लिस्ट हुआ है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। आपको एक चीज और मैंने बताई थी कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, अब इंडिया उसका क्या बना है, रिसेंटली उसका चेयरमैन बना है। तो इस समय वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसका चेयरमैन कौन है? इंडिया, अपना भारत। नाउ हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? मैनी पूछ रहा है ये, देखो, है ना। तो क्या ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, टू नहीं, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इस एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, आइए आज की न्यूज को डिस्कस करते हैं कि आज की स्पेशल न्यूज हमारे पास में क्या है। देखो, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड को क्या किया है, जो स्टार्ट किया है। क्या है इसका कंटेक्स्ट? टू ऑनर एंड सेलिब्रेट द रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस ऑफ मॉडर्न डे इन्फ्लुएंसर्स। देखो, मैं आपको इसको शॉर्ट में बताता हूँ। आप अभी करंट डेज में प्रीवियस कुछ ईयर से आप पाओगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम की सेलिब्रिटीज है, या फेसबुक पर बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट करने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रहे हैं। ठीक, तो देखो, जनरली अब तक जितने अवार्ड्स मिलते थे उसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को इंक्लूड नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रहे हैं उनको भी अब एक उनके लिए अलग से अवार्ड क्रिएट किया गया है, दैट इज नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। बिकॉज ये भी बहुत सारा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और सोसाइटी में बहुत अच्छी अच्छी चीजें ये क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो कंटेंट हो, ऑडियो कंटेंट हो, या जो है पॉडकास्ट हो इनके, तो सोसाइटी में बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस ये लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, जैसे अब हम जान लेते हैं इसके की पॉइंट्स क्या हैं इस अवार्ड के। दिस इनिशिएटिव एम्स टू एक्नॉलेज इंडिविजुअल्स हु आर फॉस्टरिंग पॉजिटिव सोशल चेंज। देखो, यहाँ उनकी बात नहीं हो रही है जो सोशल मीडिया पर आकर के नेगेटिविटी जनरेट कर रहे हैं, या मीन्स ऐसे कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। ड्राइविंग इनोवेशन, उनसे बहुत अच्छा खासा इनोवेशन भी कर रहे हैं, चाहे वो एनिमेशन के थ्रू हो। शेपिंग इंडियाज कल्चरल नैरेटिव विद इन द डिजिटल रेल, तो इंडिया का जो अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी है उसको भी जो प्रमोट कर रहे हैं, तो उसको भी क्या किया जाएगा, ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिए जाएंगे। इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अवार्ड्स। बिल्कुल करेक्ट बात है। देखो, इससे पहले कोई ऐसा अवार्ड नहीं होता था, और ये किसको टारगेटेड किए गए हैं? जेन जेड। ठीक है, जेन जेड का मतलब है जनरेशन जेड, मींस ये कौन है? जो आज की यूथ जनरेशन है उसको रेफर किया गया यहाँ पर जेन जेड के नाम से। ठीक है, हियर जेन जेड मींस यंग जनरेशन जो कि सोशल मीडिया के साथ में बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है और सोसाइटी का बहुत बड़ा जो पार्ट है वो इनके साथ में कनेक्टेड फील करता है और उनको फॉलो भी करता है अपनी बहुत सारी लाइफ में। तो टू ब्रिंग द कम्युनिटी क्रिएटर्स, लीडर्स, गवर्नमेंट ऑन वन प्लेटफॉर्म, तो जो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, लीडर्स हैं, दे ऑल कैन कम ऑन द वन प्लेटफॉर्म फॉर सोशल रिवॉल्यूशन, अ नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग अमृतकाल। बिकॉज यू नो नाउ वी आर गोइंग थ्रू अमृतकाल ऑफ इंडिया, दैट इज ये कब तक चलेगा? ये चलेगा 2047 तक। ठीक है, तो हमारे जो 1947 से लेकर के जो ये टाइम है उसको टारगेट करके हमने किया गया है। ठीक है, चलिए, हाँ, एम्पावर द नेक्स्ट वेव ऑफ यूथ क्रिएटिंग मींस वही पॉजिटिव चेंज वाली बात, उन सबको एम्पावर करने के लिए है। क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? आप में से कुछ लोग हो सकता है यूट्यूबर्स हो या आपकी जान पहचान में हो, तो देख लीजिए, जान लीजिए। पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज।
18 ईयर्स ऑफ एज का मिनिमम होना चाहिए और उससे अबव एज का भी हो सकता है जब वो नॉमिनेट करे, अपना एप्लीकेशन डाले, फॉर्म फिल करे। 19 कैटेगरीज आर ओपन टू एक्सक्लूसिवली इंडिविजुअल इंडियन नेशनलिटी। मींस इसमें 20 कैटेगरी है टोटल, उसमें से 19 कैटेगरीज में जो अवार्ड के लिए नॉमिनेशंस होंगे वो उसमें केवल इंडियन सिटीजन को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। बाकी एक कैटेगरी को हमने रखा है किसके लिए, इंटरनेशनल डिजिटल क्रिएटर्स के लिए। कंटेंट मस्ट बी पब्लिश्ड, कहाँ कंटेंट पब्लिश हो रहा आपका हो, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर या ऐसे कोई भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आपका कंटेंट होना चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ द कंटेंट कैन बी इंग्लिश और एनी अदर इंडियन लैंग्वेज, तो इंडिया की कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। नॉमिनेशन लिमिट्स क्या है इसकी, क्रिएटर्स कैन सेल्फ नॉमिनेट इन मैक्सिमम ऑफ 3 कैटेगरीज। मींस आप जो टोटल 90 कैटेगरीज हैं उनमें से आप केवल एक साथ में केवल 3 के लिए अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरी 19 कैटेगरी में सब जगह के लिए आपने एक ही फॉर्म जो है हर जगह के लिए आपने अप्लाई कर दिया, नहीं, आप एक बार में केवल 3 के लिए अप्लाई कर सकते हो। संगीत नाटक अकादमी, ये नई न्यूज हमारे पास में है, आइए इसको जान लेते हैं क्या हमारे पास में इसका एक्स्ट्रा है। संगीत नाटक अकादमी रिसेंटली श्री एम वेंकैया नायडू, जो कि आपको पता होगा, ही हैज बीन द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने अभी संगीत नाटक अकादमी का एक सेंटर क्या क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है। सेंटर क्या नाम है, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र इसका नाम है। ये कहाँ ओपन हुआ है, अभी हैदराबाद में ये ओपन हुआ है। ठीक है, तो ये किसका सेंटर है, संगीत नाटक अकादमी का। नाउ हैव सम की पॉइंट्स, क्या क्या हमारे पास की पॉइंट्स हैं। देखो, संगीत नाटक जो अकादमी है, इट्स इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। तीनों के लिए हमारे पास इंडिया में नेशनल लेवल की एकेडमी है, दैट इज संगीत नाटक एकेडमी। ओके, और क्या है इसके बारे में, इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इंडिया की जो कल्चरल मिनिस्ट्री है उसके अंदर ही एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसका क्रिएशन 1953 में हुआ। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस एकेडमी वाज पीवी राजभंडार, ये इसके चेयरमैन रहे थे। इट इज किसके लिए है ये काम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर इन म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा में। इंडिया का जो अपना कल्चर है उस सबको प्रमोट करने के लिए ये डांस एकेडमी या संगीत नाटक एकेडमी इंडिया की है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इसको अपॉइंट करते हैं 5 इयर्स के लिए, इनका टेन्योर होता है। और ये जो एकेडमी है फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड है, तो बहुत सारे लोग यहाँ से जाकर के कुछ कोर्सेज वगैरह भी करते हैं संगीत नाटक अकादमी से। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स आर द हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन। जब भी ये अवार्ड दिए जाते हैं तो किसी को अगर संगीत नाटक अकादमी मिलता है, अवार्ड मिलता है, तो वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। किसके सेक्टर में, डांस, म्यूजिक और ड्रामा के सेक्टर में। जैसे सिविलियन में किसी को भी सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है भारत रत्न, इन द सेम फॉर्म सेम टाइप में हमको मिलता है किसी भी व्यक्ति को जो म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा के फील्ड में काम करते हैं, तो उनको अगर किसी को भारत रत्न की तरह ही ये मिलता है, क्या नाम है उसका, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। तो म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड इंडिया में कौन सा है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स। द अकादमी अवार्ड जो है अपनी तरफ से कुछ फेलोशिप भी देती है, जो बहुत सारे एमिनेंट आर्टिस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं उनको। यही अकादमी एक अवार्ड और देती है, उस अवार्ड का नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। ध्यान रखिएगा आप इसको, ठीक है। ये 2006 से उन्होंने स्टार्ट किया था और एनुअली दिया जाता है, यंग आर्टिस्ट को दिया जाता है। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? ठीक है, ये शादी पार्टी में बहुत जो है इनका म्यूजिक आज भी, इनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले किया जाता है। जब हम वहाँ पे एंट्री करते हैं तो बहुत सारे लोग हमको वहाँ हम देख सकते हैं कि गेट के बाहर ही सबसे पहले जो इनका जो इंस्ट्रूमेंट था उसी को बजाने वाले हमको मिलते हैं स्वागत में। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आप अभी भी उनका आंसर कर सकते हैं और कल भी आंसर कर सकते हैं, बट आई एक्सपेक्ट दैट यू शुड आंसर राइट नाउ। 14 Feb, आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो आइए आज जान लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आपके लिए हैं विद रेफरेंस टू नजूल लैंड। ठीक है, इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं आपके साथ में न्यूज में। नजूल लैंड क्या है, आपको पता होगा कि रिसेंटली अभी उत्तराखंड में बड़ा हंगामा हुआ, उसमें कुछ जो है कई सारी डेथ भी हो गई।
वहां पर एक इलीगल जो मदरसे का जो कुछ स्ट्रक्चर वगैरह था उसको उन्होंने डिमोलिश किया कोर्ट के आदेश पर। वो कैसी लैंड पर बना हुआ था? नजूल लैंड पर। तो आइए जान लेते हैं कि नजूल लैंड क्या होती है। तो इसमें आपको आंसर देना है नजूल लैंड इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट बट नजूल लैंड इज मोस्ट, ये देख लीजिए ऑप्शन 3, ये ऑफन नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की होती है लेकिन गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली मींस एडमिनिस्टर नहीं कर रही होती है। 15 से 19 ईयर्स के लिए इसको लीज पर दिया जाता है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप कमेंट में मुझको बताइए। ये लो मैं आपके लिए थोड़ा पॉज कर देता हूँ, आप पढ़िए और फटाफट से रिप्लाई कीजिए, आप पॉज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। अभी जस्ट आपके सामने हमने इसको डिस्कस किया है, तो आप बताइए। इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अवार्ड्स, विल बी टारगेटेड एट जेन जेड। अभी बताया था, देखो जेन जेड मीन्स द यंग जनरेशन हुक्ड टू द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, क्या ये करेक्ट है? द पार्टिसिपेंट मस्ट बी एट लीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज और अबव एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन। अब बताइए आप मुझे इनमें से कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं, कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। अभी जस्ट आपके सामने डिस्कस किया है, ठीक है, तो बता दीजिए फिर क्या है, जल्दी से पॉज कर लीजिए और आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रोलापड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कौन से स्टेट से ये बिलोंग करती है, कहां पर है ये मैंने आज डिस्कस नहीं किया लेकिन ये न्यूज में रहा है, तो देख लेते हैं। आप बताइए मेरे को इसमें कौन से स्टेट में ये होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अलास्का पॉक्स एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है आप बताइए मेरे को। ये क्या है, एक जो वायरस है अलास्का पॉक्स, ठीक है, कहां से इसका जो है डिस्कवरी हुई थी और कैसा है डीएनए के मामले में। ऑर्थोपॉक्स वायरस, क्या ये जूनोटिक वायरस है? इसमें आप बताइए मेरे को, पॉज करके देख लीजिए आप कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। only one and 2 all are correct, all are incorrect. Now we are going to question number 5. इसको कल हमने डिस्कस किया था। with reference to बोचन स्वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, ठीक है, स्वामीनारायण मंदिर भी बोलते हैं कई बार इसको शॉर्ट में। पहला स्टेटमेंट, बीएपीएस इज अ सोशल स्पिरिचुअल हिंदू फेथ with its roots in the Vedas. क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? It is based on the Vedic teachings propagated by Bhagwan Swaminarayan. On 14th Feb, the Prime Minister of India will inaugurate the BAPS Mandir, the temple, the first Hindu temple in Abu Dhabi. तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? Only one, only two, all are three, none. तो आप मेरे को बताइए, पॉज करके देख लीजिए स्टेटमेंट्स को और फिर आप मुझे आंसर कीजिए। कल हम इन सारे के सारे क्वेश्चंस को मींस डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपके सामने आंसर लेकर के आएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। तो आपको हमारे साथ ऐसे ही जुड़ा रहना है। कीप वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं द एंड ऑफ दिस टुडेज सेशन। सो गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।